हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी में। चैप्टर 9 डुअल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने देख लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 28 से। डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपका चैप्टर 9। इसके बाद हम आपका चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28? चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट आर रिलेटेड टू। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है, ए है आपका लॉसेस और गेन, लॉसेस या फिर लॉसेस एंड गेन। बी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सी expenses, losses and income। D capital and drawings। चलिए बताइए। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट हम किससे करते हैं? तो या तो वो एक्सपेंस होना चाहिए या फिर लॉस होना चाहिए, उससे हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और क्रेडिट ऑल, या तो वो इनकम होना चाहिए या तो फिर वो गेन होना चाहिए, उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ लिखा है आपका लॉसेस एंड गेन। बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट आपका किससे रिलेटेड है? लॉस से और गेन से रिलेटेड है। तो क्या इस ऑप्शन को टिक कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सटीक ऑप्शन क्या आपको लग रहा है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, इसमें तो लॉसेस और गेन लिखा है, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या लिखा है? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम, ये सब कुछ इसमें आपका लिख दिया है। तो अगर दोनों में अगर कंपेयर किया जाए कि कौन सा आपका ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सी है ना। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, और एक चीज़ और लिख देता है इसमें, गेन, तो वो होता आपका, है ना। तो ज़्यादा सटीक ऑप्शन आपका सी है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम। यहाँ पे सिर्फ आपका क्या दिया हुआ है? लॉसेस और गेन दिया है। यहाँ पे एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम दिया हुआ है। तो ज़्यादा सटीक ऑप्शन आपका यहाँ पर लग रहा है सी, है ना। तो आपका 28 का क्वेश्चन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत इसमें?
इसके बाद बी नंबर तो आपका डेटर है या क्रेडिटर है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, और आपका ये भी कैपिटल है या ड्राइंग्स है, दोनों आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो इन दोनों में छांटना था। एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, तो ज़्यादा आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया है, एक्सपेंस है, लॉस है और इनकम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हालांकि ए भी करेक्ट है, बट आंसर के सबसे ज़्यादा जो नज़दीक है वो सी है, इसलिए सी करेक्ट होगा। 28 के बाद 29, ड्राइंग्स अकाउंट क्या है आपका? ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और डी नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस बोलते हैं। क्या होगा? तो ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। किसने पैसा निकाला है? तो पर्सन ने। पर्सन में कौन? तो ऑनर। तो क्या होगा आपका? ये पर्सनल अकाउंट होगा। ड्राइंग्स और कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपका ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है ना। इसने जो भी बिजनेस में लगाया इसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल किसके बारे में बता रहा है कि हाँ ऑनर ने पैसा दिया है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ऑनर ने ही क्या किया है? बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है, तो एक तरह से इसका कैपिटल ही कम हुआ। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो किसने कैश विड्रॉ किया? ऑनर ने, यानी पर्सन ने। तो ये भी क्या है? आपका पर्सनल अकाउंट है। किसके तरफ इशारा कर रहा है ड्राइंग्स? ऑनर की तरफ, पर्सन की तरफ, है ना। तो आपका ड्राइंग्स हो या कैपिटल हो, दोनों आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। रियल अकाउंट के अंदर आपका एसेट आता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन आता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस तो इसमें होगा नहीं। इसमें तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन ये भी नहीं होता है, ये एसेट से रिलेटेड है। तो पर्सनल यानी ड्राइंग्स पर्सन से रिलेटेड होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। क्लियर हो रहा है? चलिए, ट्वेंटी नाइन के बाद आपका है 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्रेडिट सिग्निफाइज, क्रेडिटर्स नहीं है यहाँ, क्रेडिट है। तो ए कहता है आपका इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, देखेंगे एक एक ऑप्शन को देखेंगे। एसेट अकाउंट। बी कहता है आपका डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। सी इंक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट, और डी है आपका ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज। चलिए, क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन? ये आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, बताइए। चलिए, तो क्रेडिट सिग्निफाइज किसे करता है?
देखिए हिंदी में लिखता है क्रेडिट से संकेत मिलता है। क्या संकेत मिलता है? क्या इससे इंक्रीज होता है एसेट, या डिक्रीज होता है कैपिटल, या इंक्रीज होता है लायबिलिटी? देखिए बिजनेस की अगर हम बात करें तो जब आप किसी से उधार में सामान खरीदते हैं तो नियर फ्यूचर में इसे कैश चुकाना है, देना पड़ता है। अगर आप उधार में खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है, जो आपके ऊपर मतलब बिजनेस के ऊपर जो है लायबिलिटीज़ बढ़ेगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में पैसा चुकाना होगा, है ना। तो जब जितना भी आप क्रेडिट में सामान परचेस करेंगे आपका लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मान लो कि आप 10,000 का सामान खरीदे तो 10,000 से 20,000, 30,000, 40,000, तो लायबिलिटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब भी आप उधार में सामान खरीदते हैं तो बिजनेस के ऊपर एक बर्डन बढ़ता है, एक लायबिलिटी बढ़ता है ना। क्योंकि नियर फ्यूचर में क्या करना है कि अपने क्रेडिटर्स को जिससे आपने उधार लिया है उसे पैसा चुकाना है। तो उधार में अगर आप कोई सामान परचेस करते हो, परचेस नहीं बोलो, क्रेडिट सिर्फ पूछ रहा है, परचेस की बात भी नहीं कर रहा है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पे यही कह रहा है कि क्रेडिट जो है यानी उधार जो है वो किसकी तरफ संकेत करता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उधार अगर आप खरीदते हो कोई भी चीज़ तो क्या होता है आपका कि लायबिलिटी जो है आपका बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ता है, एक बर्डन बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। आप खुद ही देखिए कि आप भी कोई चीज़ अगर क्रेडिट में, उधार में कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, रखते हो, तो आपके ऊपर एक बर्डन, एक लायबिलिटी होता है कि आप उसे वापस करो, है ना। तो यहाँ पर क्रेडिट किसको सिग्निफाइज करता है, किसके तरफ संकेत करता है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, उधार में लिया हुआ कोई भी चीज़ लायबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि उसे नियर फ्यूचर में चुकाना है। अब पूछता है कि डेबिट मीन्स क्या होता है। डेबिट मीन्स ए, इंक्रीज इन एसेट, B, increase in liability, C, an increase in owner's equity, and increase in ऑनर्स इक्विटी, समझाएंगे। और डी कहता है आपका ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। चलिए बताइए डेबिट जो है आपका, उसका क्या मतलब होता है। डेबिट देखिए दो तरीके से हम लोगों ने आपको अकाउंटिंग के रूल को बताया था। एक तो मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से बताया था और एक मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया था, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट का मतलब पूछ रहा है ना। तो हम इसको मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एसेट बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर एसेट घटता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो कोई भी लायबिलिटी हो, चाहे वो इंटरनल लायबिलिटी हो एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी हो। तो अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो अगर कोई लायबिलिटी बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और घटता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। सेम चीज़ अगर हम इसमें कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी ही होता है। तो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, मोटा मोटी इतना ही बात निकल के आता है इसमें। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो डेबिट और घटता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। कैपिटल भी आपका लायबिलिटी है तो बिल्कुल सेम ये दोनों रहेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट।
ठीक है। अगर हम इनकम की बात करें या गेन की बात करें मॉडर्न अप्रोच से ही, तो अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट, और इनकम घटता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे बोले, सीधा बोले कि एसेट, तो एसेट का साइड क्या होता है, डेबिट होता है। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का साइड हमेशा क्या होता है, तो लायबिलिटी का साइड हमेशा आपका क्रेडिट होता है, और इनकम का भी साइड हमेशा आपका क्रेडिट होता है। यही मॉडर्न अप्रोच में जो रूल है वो बना हुआ है। तो एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब अगर हम बात करें कि डेबिट का क्या मतलब होता है, तो डेबिट का यहाँ पर क्या मतलब होगा बताइए। तो यहाँ पर डेबिट का मतलब होगा इंक्रीज इन एसेट होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा, एंड इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज होगा। तो देखिए, तो डेबिट में आपका क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, यानी डेबिट का मतलब इंक्रीज इन एसेट, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, नहीं, डेबिट का मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं होता, क्रेडिट का मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है, क्रेडिट का मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है, डेबिट का मतलब नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, डेबिट का मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर अगर लगता है क्रेडिट मीन्स लिखता और फिर लिखता इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, तब यहाँ पर हम क्या किसका होता, देखिए यहाँ पे अगर ऐसे लिखता क्रेडिट मीन्स, अब क्या करते हैं, तो क्या क्रेडिट मीन्स क्या इंक्रीज इन एसेट होता है, नहीं, क्या लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, हाँ, तब ये ऑप्शन आपका सही होता है, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये सही होता है। लेकिन अब क्रेडिट तो लिखा नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पे, डेबिट लिखा है। तो डेबिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट, ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या सही है, तो इन डेबिट मीन्स क्या इंक्रीज इन आपका लायबिलिटी होता है, नहीं, क्रेडिट का मतलब होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। अच्छा, फिर सेम चीज़ दिखता है आपका इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी का मतलब क्या है, ऑनर्स इक्विटी का मतलब बिजनेस में ऑनर का हिस्सा, ये है ऑनर, और बिजनेस में ऑनर का हिस्सा क्या है, कैपिटल है, इसी कैपिटल को बोलता है ऑनर्स इक्विटी, ऑनर का हिस्सा, इक्विटी का मतलब क्या, हिस्सा, और ऑनर का हिस्सा, तो ऑनर का हिस्सा क्या होता है बिजनेस में, कैपिटल होता है। तो कहता है कि इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी या इंक्रीज इन कैपिटल को हम डेबिट बोलते हैं। तो क्या कैपिटल इंक्रीज, देखिए यही कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब ऑनर्स इक्विटी, ये बढ़ता है तो क्या करता है, ये क्रेडिट करते हैं, डेबिट नहीं करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है ना, ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो डेबिट का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन एसेट, एसेट को बढ़ना, एसेट के बढ़ने को ही हम डेबिट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, है ना। 31 नंबर। चलिए 31 के बाद 32, ठीक है। एक मिनट, एक चीज़ और समझा देते हैं। डेबिट है तो बढ़ना हो गया और क्रेडिट है तो घटना हो गया। अगर यहाँ बोलता है कि क्रेडिट मीन्स, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का बढ़ना होता है ना, चाहे वो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है और ये इंटरनल लायबिलिटी है, तो दोनों का बिल्कुल सेम ही है, दोनों तो लायबिलिटी ही है ना, तो दोनों को अगर बढ़ता है दोनों तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो दोनों को हम डेबिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच के सारे रूल को भी याद रखना है, या याद क्या रखना है बोलिए, कि आपको बिना याद रखे ऐसे भी काम आपका चलने वाला नहीं है, अलग अलग जगह पे वो काम पड़ता ही है, ठीक है। इसके बाद है आपका 32। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
आर्टिफिशियल पर्सनल, क्या क्या एग्जांपल है आपका? ए है आपका प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, बी है आपका टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बाद है सी है आपका डेटर्स अकाउंट, और डी है आपका कैपिटल अकाउंट। क्या होगा इसमें? बोलिए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल होता तो राम श्याम गीता का अकाउंट होता तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर आउटस्टैंडिंग वगैरह लगता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है। तो देखिए सबसे पहला आपका हो गया यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो उसका क्या होगा आपका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये क्या हो गया आपका? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो राम श्याम गीता का अकाउंट, ये सर आपका नेचुरल पर्सन जो नेचर की तरफ से आया है यानी इंसान, उसके नाम से अगर कोई अकाउंट होता है तो उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आर्टिफिशियल बनावटी मतलब जो इंसान की तरह काम तो कर रहा है, जैसे टाटा आयरन स्टील एक कंपनी है जो इंसान की तरह काम कर रहा है, मतलब अपने नाम पे ज़मीन खरीद सकता है वो कंपनी, अपने नाम पे किसी दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, अपने नाम पे बैंक बैलेंस रख सकता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं, है ना। तो जितना भी आपका कंपनी है, फर्म है या इंस्टीट्यूशन है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आता है। आर्टिफिशियल मतलब हो गया कि वो पर्सनल अकाउंट यानी पर्सन की तरह तो बिहेव करता है लेकिन वो पर्सन है नहीं, इसीलिए उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ये आपका एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट का। और पर्सनल में भी किसका? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बाकी आपका डेटर और क्रेडिटर ये पर्सनल अकाउंट के तो अंदर आता है लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर आपका नहीं आता है ना। ये एक तरह से डेटर क्रेडिटर बोली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जितना भी पार्टनरशिप फर्म इंस्टीट्यूशन है ये सब आपका आर्टिफिशियल है। पर्सन की तरह तो बिहेव कर रहा है बट एक्चुअली में वो एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो बी नंबर आपका करेक्ट होगा। 32 के बाद है आपका 33 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो जो आपका 32 नंबर है आर्टिफिशियल, इसमें जितना भी आपका 33 सॉल्व करेंगे हम, जितना भी आपका कंपनी फर्म बिजनेस जो भी आपका इसमें नाम दे, है ना, वो आपका किसके अंदर आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के। जो भी कंपनी का नाम दे, है ना, वो आएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। 32 तक हम लोगों ने कर लिया है, 33 से बचे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।